कुंडली में 12 भाव होते हैं। इनमें से किसी भाव का फल कब मिलेगा, मिलने वाला फल अच्छा मिलेगा या खराब, ये सब अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको देखना होगा उस भाव में बैठे हुए ग्रह, उस भाव का स्वामी ग्रह और उस भाव को देखने वाले ग्रहों की दशाओं और अंतरदशाओं को। क्योंकि ग्रह अपने 5 प्रकार की दशाओं और अंतरदशाओं में ही एक्टिवेट होकर अपने से जुड़े भावों का अच्छे और बुरे फल प्रदान करते हैं। ये 5 प्रकार की दशाएं हैं। पहला महादशा, दूसरा अंतरदशा, तीसरा प्रत्यंतर दशा, चौथा सूक्ष्म दशा और 5वां प्राण दशा। जन्म के समय चंद्रमा जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है उसी ग्रह की सबसे पहली महादशा होती है। महादशा न सिर्फ लंबी अवधि के लिए होता है बल्कि उसका दीर्घकालिक प्रभाव भी होता है। इसमें ग्रहों के राजा सूर्य की महादशा 6 वर्ष, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष, मंगल की दशा 7 वर्ष, राहु की दशा 18 वर्ष, गुरु की 16 वर्ष, शनि की 19 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, केतु की 7 वर्ष और शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। महादशा चलने का सीक्वेंस फिक्स होता है, मतलब यहाँ जो ये जिस सीक्वेंस में लिखा है वो उसी सीक्वेंस में ही चलता है। जैसे मान लीजिए किसी की पहली दशा बुध की पड़ी तो उसकी अगली महादशा केतु की आएगी, फिर शुक्र की और फिर सूर्य की। इसी प्रकार मान लीजिए किसी की पहली दशा शुक्र की आई तो उसकी अगली महादशा सूर्य की ही आएगी। अंतरदशा छोटी अवधि के लिए होती है। जिस भी ग्रह की महादशा आती है उसकी पहली अंतरदशा उसी ग्रह की होती है, ये फिक्स है। जैसे मान लीजिए आपकी शुक्र की महादशा आने वाली है तो उसकी पहली अंतरदशा शुक्र की ही होगी, फिर उससे अगला सूर्य की होगी और फिर अगला। जैसा दशाओं का क्रम फिक्स होता है उसी क्रम में ही अंतरदशा भी आती है। जैसे राहु की दशा आई तो उसकी पहली अंतरदशा राहु की होगी और फिर वहीं से सीक्वेंस बन जाएगा। उसकी अगली अंतरदशा गुरु की, शनि, बुध, केतु और शुक्र। ग्रहों का फल निर्धारित करने में महादशा और अंतरदशा का ही मेजर रोल होता है। किसी ग्रह की दशा अच्छी जाएगी या बुरी, यह ग्रहों की शुभता या अशुभता देखकर नहीं बताया जा सकता कि गुरु, बुध, चंद्र शुभ ग्रह हैं तो इसकी दशा या अंतरदशा अच्छी जाएगी और शनि, राहु और केतु अशुभ ग्रह हैं तो इनकी दशा बुरी जाएगी। बल्कि कौन सी दशा अच्छी जाएगी और कौन सी दशा बुरी, इसको निकालने का एक प्रॉपर तरीका होता है। इसके बिना ये बिल्कुल भी नहीं जाना जा सकता कि कौन सी दशा अच्छी जाएगी और कौन सी दशा बुरी। ग्रहों की दशाओं और अंतरदशाओं का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर ये आपको अच्छे से देखना आ गया तो 2 मिनट में आप जान सकते हैं कि कौन सा समय आपके जीवन में अच्छा आने वाला है और कौन सा समय खराब रहने वाला है। और अगर आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा समय अच्छा और कौन सा समय खराब है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को प्लान कर सकते हैं कि अगर समय अच्छा आने वाला है तो उसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, और किसी खराब ग्रह या मारक ग्रह की दशा आने वाली है और वह बहुत लंबे समय तक चलने वाली है तो उससे जो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होगी उससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं किस ग्रह की दशा अच्छी जाएगी और किस ग्रह की दशा खराब जाएगी, ये कैसे देखते हैं। महादशा कारक ग्रह की हो या अकारक ग्रह की, अपना अच्छा या बुरा फल अकेले नहीं दे सकता, उसे उस ग्रह की सपोर्ट की जरूरत होती है जिस ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। इसलिए एक ग्रह की महादशा में किसी दूसरे ग्रह की अंतरदशा का फल जानने के लिए दोनों का मूल्यांकन एक साथ करने के बाद ही हम ये जान सकते हैं कि दशा का फल अच्छा मिलेगा या खराब। ज्योतिष के ग्रंथ लघु पराशरी में अनेक नियमों को बताया गया है जिसके आधार पर देख सकते हैं कि एक ग्रह की महादशा में दूसरे ग्रह की अंतरदशा का फल कैसा होगा। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित हैं उन्हीं नियमों को आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ, जिससे आप ये आसानी से जान सकते हैं कि दशा अच्छी जाएगी या खराब। तो उन नियमों में से एक नियम है नक्षत्रों के द्वारा। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। तो उस नक्षत्र के उस स्वामी ग्रह को आप लिख लीजिए। जहाँ ग्रहों की डिग्रियां लिखी होती हैं वहाँ पर लगभग सभी सॉफ्टवेयर में इसकी भी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। जैसे मान लीजिए कि गुरु की महादशा चल रही है तो आपको देखना है कि गुरु किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। मान लीजिए कि गुरु चंद्र के नक्षत्र में है तो आप चंद्र को लिख लीजिए। इसी प्रकार अब आप उस ग्रह को भी देख लीजिए
जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है कि वह किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। इसमें भी मान लेते हैं कि आपको गुरु में शुक्र की अंतर्दशा का फल निकालना है। तो देखिए कि शुक्र किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। मान लीजिए कि शुक्र बुध के नक्षत्र में है तो बुध को लिख लीजिए। अब ये दोनों ग्रह ही डिसाइड करेंगे कि गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा कैसी जाएगी। और इसको जानने के लिए आपको सिर्फ एक चीज जानना होगा, वह है दशाओं के चलने का क्रम। विंशोत्तरी दशा पद्धति में दशाओं का क्रम बिल्कुल फिक्स होता है। सूर्य के महादशा के बाद चंद्रमा की महादशा आती है, चंद्रमा के बाद मंगल की और मंगल के बाद राहु की। ठीक ऐसे ही क्रम में अंतर्दशा भी चलती है। तो दशाओं के इस क्रम को आप लिख लीजिए। और यह सिर्फ दशाओं का ही क्रम नहीं है, बल्कि यह 27 नक्षत्रों का क्रम है, उनके स्वामियों का क्रम है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल में गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल निकाल रहे थे, तो गुरु जो है वो चंद्र के नक्षत्र में है और शुक्र है वो बुध के नक्षत्र में है। तो अब आप चंद्र से बुध की दूरी को इसमें गिनिए कि यह कितनी दूरी पर है। और गिनेंगे कैसे? तो चंद्र से स्टार्ट करके चंद्रमा 1, मंगल 2, राहु 3, गुरु 4, शनि 5 और बुध 6, तो इनकी बीच की दूरी आई 6। तो अब हमें इस नंबर से काम है। यह नंबर 6 आए तो इसका मतलब है इस अंतर्दशा का फल है साधक, यानी कि इस दशा में जो भी काम आप करेंगे उसे अपने दिमाग और मेहनत के दम पर साध लेंगे, पूरा कर लेंगे। मतलब यह दशा आपकी अच्छी रहेगी और आप इसमें बहुत उन्नति करेंगे। इसी प्रकार यदि यह संख्या 1 आती, और 1 कैसे आती इसी एग्जाम्पल में समझते हैं। महादशानाथ गुरु अभी चंद्र के नक्षत्र में है और अंतर्दशानाथ शुक्र भी चंद्र के ही नक्षत्र में होता तो चंद्र से चंद्र गिनते तो दूरी आता 1, और जब दूरी 1 आए तो 1 का मतलब है जन्म तारा, और जन्म तारा का मतलब होता है कि इस दशा में आपको मिले जुले फल मिलेंगे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे फल मिलेंगे। आप जैसा प्रयास करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। और यह दूरी अगर 2 आती है तो वह संपत्ति तारा कहलाता है। और इसका मतलब है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कि यह दशा आर्थिक समृद्धि दिलाएगी। फाइनेंस की दृष्टि से यह दशा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 3 का मतलब होता है विपत्ति तारा। जब यह संख्या 3 आए तो इसका मतलब है कि यह दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाने वाली है और आपको विपत्तियों और परेशानी से जूझना पड़ेगा। अगर यह संख्या 4 आती है तो यह क्षेम तारा है। क्षेम का मतलब होता है कुशल क्षेम, मतलब यह अंतर्दशा भी आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी, आप सुखपूर्वक रहेंगे। अगर यह संख्या 5 आती है तो यह प्रत्यरी तारा है। प्रत्यरी का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु। इस अंतर्दशा में आपके दुश्मन बनेंगे और परेशान होने का योग होता है। यह संख्या 6 आती है तो वह साधक तारा होता है। यह बहुत अच्छी दशा होती है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसी प्रकार अगर यह संख्या 7 आती है तो वह वध तारा कहलाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस दशा में आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, परेशानी और दुख देने वाला दशा होता है। और ऐसे ही यह संख्या 8 और 9 आती है तो यह क्रमशः मित्र और अति मित्र तारा कहलाता है। इन दोनों ही दशा में आपके मित्रों और दोस्तों की संख्या बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। हर लिहाज से ये दोनों दशाएं आपके लिए उन्नति के मार्ग खोलेगी। अब इसके बाद मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो सबसे ज्यादा सटीक और प्रचलित है, और इसमें फल निकालने का तरीका भी बहुत आसान है। ना दिशे युर्ग्रहा सर्वे स्वदशासु स्वभुक्तिषु शुभाशुभ फलम निर्णामात् भावानुरूपतः आत्मसंबंधियो ये चा ये वा निज सधर्मिणा तेषामंतर दशा स्वये दिशन्ति स्वदशा फलम। इसका अर्थ है कि कोई भी ग्रह अपने महादशा के अपने ही अंतर्दशा में अपने पूरे अच्छे या बुरे फल नहीं देता। वह ग्रह अपने सहधर्मी और संबंधी ग्रहों के अंतर्दशा में ही अपने पूरे अच्छे या बुरे फल प्रदान करता है। इस श्लोक के अर्थ में 2 शब्द आए हैं, सहधर्मी और संबंधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सहधर्मी और संबंधी ग्रहों को समझ लिया तो आप 2 मिनट में समझ जाएंगे कि किस दशा का फल अच्छा मिलेगा और किस दशा का फल बुरा। तो इसमें सहधर्म क्या है? तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सहधर्म का अर्थ है समान धर्म, दोनों का काम या धर्म एक हो। जैसे त्रिकोण यानी 1, 5, 9 का स्वामी। कुंडली के 12 भावों में पहला, 5वां और 9वां भाव या त्रिकोण भाव सबसे शुभ भाव होते हैं। इन तीनों भावों के स्वामी एक ही चीज चाहते हैं, वह है जातक का उत्थान, इसलिए तीनों भाव सहधर्मी हुए। इसी प्रकार 6, 8 और 12 भाव के स्वामी भी सहधर्मी हैं। इन तीनों भावों के स्वामी का एक ही धर्म है, जातक को किसी न किसी रूप में परेशानियों में और विपत्तियों में डालने की। इसीलिए इन तीनों भाव को कुंडली का बुरा भाव भी कहा जाता है। इन तीनों का
एक ही धर्म है, जातक को पीछे खींचना, इसलिए ये भी सहधर्मी हुए। इस तरह हम देखेंगे तो सभी त्रिकोण के स्वामी या पहला, पांचवा और 9वां भाव सहधर्मी हैं। इन भावों के स्वामी ग्रह एक दूसरे के दशाओं में शुभ फल देने वाले होते हैं। इसी तरह केंद्र के भाव यानी 1, 4, 7 और 10वां भाव भी सहधर्मी हैं। त्रिक भाव या 6, 8, 12 भाव भी सहधर्मी हैं। इन भावों के स्वामी ग्रह एक दूसरे की दशाओं में जातक को पीछे खींचने का काम करते हैं। इसी तरह उपचय भाव यानी 3, 6, 10 और 11 भाव सहधर्मी हैं और त्रिसडाय भाव 3, 6 और 11 भाव भी सहधर्मी हैं और धन भाव 2 और 11 भाव भी सहधर्मी हैं। दूसरे भाव की महादशा में 11वें भाव की अंतरदशा आ जाए या 11वें भाव की महादशा में दूसरे भाव की अंतरदशा आ जाए तो ये धन के लिहाज से अति उत्तम होता है, क्योंकि दोनों धन भाव हैं और सहधर्मी हैं। सहधर्मियों का इंटेंशन एक होता है। नवमेश चाहता है कि आपका अच्छा हो और पंचमेश भी चाहता है आपका भला हो। तो एक की दशा में दूसरे की अंतरदशा आ जाए तो वह दशा आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी, आपका उत्थान होगा। इसी प्रकार यदि 8वें भाव के स्वामी की महादशा में 6वें भाव के स्वामी की अंतरदशा आ जाए तो यहाँ भी दोनों का इंटेंशन एक ही होगा, आपके रास्ते में रुकावट पैदा करने की, अड़चन पैदा करना दोनों का धर्म है। ऐसी स्थिति में हमें इस दशा में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब क्योंकि सूर्य चंद्रमा को छोड़कर बाकी बचे 5 ग्रहों मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 2-2 भावों के स्वामी होते हैं। ऐसी स्थिति में जब एक ही ग्रह त्रिक और त्रिकोण दोनों भावों के स्वामी बन जाए तो हम कैसे डिसाइड करें कि दशा का फल कैसा रहेगा? उस ग्रह को अच्छे में लें या बुरे में, जैसा कि सिंह लग्न, कर्क लग्न और मिथुन लग्न की कुंडली में होता है। सिंह लग्न की कुंडली में पंचमेश और अष्टमेश बनता है गुरु। गुरु इस कुंडली में अच्छे और बुरे दोनों भाव का स्वामी है, यानी कि गुरु अष्टमेश होने के कारण बुरा वाला धर्म है और पंचमेश होने के कारण अच्छा वाला धर्म भी है। तो ऐसी स्थिति में हम गुरु का कौन सा धर्म लें? जब एक ही ग्रह के दोनों धर्म हो जाएं, तो इसका फैसला अंतरदशा नाथ के अनुसार करना चाहिए। जैसे इसी एग्जाम्पल में गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा आ जाए जो कि 6वें और 7वें भाव का स्वामी है, तो शनि के पास 6ठा भाव है यानी कि त्रिक भाव है और गुरु के पास भी 5 के अलावा 8वां भाव है यानी गुरु के पास भी त्रिक भाव है। दोनों के पास त्रिक होने के कारण वो सहधर्मी हुए। इस स्थिति में गुरु भी 8वें भाव का फल देगा, न कि 5वें भाव का, मतलब दशा निगेटिव जाएगी। और अब यदि इसी एग्जाम्पल में गुरु की महादशा में यदि मंगल की अंतरदशा आ जाए तो क्योंकि मंगल नवमेश है, त्रिकोण का स्वामी है और गुरु के पास भी 5वां भाव त्रिकोण भाव है, तो दोनों के पास त्रिकोण होने के कारण ये सहधर्मी हुए। तो इस स्थिति में उसी गुरु की महादशा में मंगल के अंतरदशा में अच्छे फल मिलेंगे, न कि बुरा। कहने का मतलब है कि जब महादशा नाथ 2-2 भाव का स्वामी हो जाए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो दशा का फल कैसा जाएगा यह अंतरदशा नाथ को देखकर डिसाइड करें कि वह किसी प्रकार महादशा नाथ से सहधर्मी हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है और अंतरदशा नाथ निगेटिव है तो दशा का फल निगेटिव ही होगा। अब देखते हैं संबंध क्या है। महादशानाथ और अंतरदशानाथ एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं या एक दूसरे के नक्षत्र में, तो वह एक दूसरे के संबंधी कहलाते हैं। जब दोनों ग्रहों में इन चारों में से कोई संबंध होता है तो दोनों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। दोनों ग्रह सहधर्मी होने के साथ साथ संबंधी भी हो जाते हैं तो रिजल्ट बहुत ज्यादा देते हैं। जैसे मान लीजिए पंचमेश की महादशा में नवमेश की अंतरदशा है और दोनों एक साथ बैठ जाएं या एक दूसरे को देख लें तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो शुभ भाव के स्वामी हैं और संबंधी भी हो गए। इसी प्रकार यदि त्रिक भाव के स्वामी के साथ भी यही स्थिति हो जाए तो भी वो रिजल्ट भर भर के देंगे, लेकिन निगेटिव वे में। तो दशा के फल को जानते समय ग्रहों के संबंधों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। यदि वो किसी प्रकार के संबंध में नहीं है तो उनके रिजल्ट की इंटेंसिटी घट जाएगी, और वे किसी प्रकार के संबंध में हैं तो इसे ऐसे समझिए कि दोनों ग्रह प्लान करके आपको बहुत ज्यादा और भर भर के रिजल्ट देंगे। दशा कैसी रहेगी निकालते समय आप तीनों नियमों को लगाइए। जब सहधर्मी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फल अच्छा मिलेगा या खराब। फिर उसमें संबंध देखिए।
अगर उनमें संबंध है तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और फल भरपूर मिलेगा। और अंत में तारा मिलान का नियम लगाकर नक्षत्रों द्वारा यह देख लीजिए कि वह किस वे में मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।